बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम कार्डिक वर्क आउटपुट और अपने जो चैप्टर नंबर 9 गाइटिंग के जो बाकी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे कार्डिक वर्क आउटपुट में क्या है कि आप इसको वॉल्यूम प्रेशर डायग्राम भी कहते हैं कि वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान डायग्राम बनाई जाती है ड्यूरिंग कार्डिक साइकिल। तो हम इसको डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम अपनी स्टार्ट करते हैं डायग्राम। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ कि आपके पास माइट्रल वॉल्व ओपन हुआ, माइट्रल वॉल्व ओपन हो गया। ठीक है, इसको इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद पहला फेज़ है पीरियड ऑफ फिलिंग, फिलिंग का फेज़ है। इसमें क्या होगा, फेज़ नंबर 1 रैपिड फिलिंग। इसमें क्या है कि जो आपका एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, मतलब कि जो आपका एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम है, इसमें आपने याद रखना कि जो आपने कंट्रैक्शन के बाद जो आपके पास जो वॉल्यूम रह गया था अंदर वेंट्रिकल्स के, वो कितना था 50 मिलीलीटर। और जो आपका डायस्टोलिक प्रेशर था वो है 2 से 3 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है, इस पॉइंट पे। उसके बाद जैसे ही आपने जो है वो ब्लड अंदर आना शुरू हुआ उसके वेंट्रिकल्स के अंदर, तो वेंट्रिकल्स के अंदर आना शुरू हुआ एट्रियम वगैरह से, तो वॉल्यूम उसका बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, और उसका जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है वेंट्रिकल्स का, वो कितना हो गया 120 मिलीलीटर हो गया। ठीक है, और ये कितना बढ़ा है 70 मिलीलीटर इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, और उसका जो प्रेशर होगा, प्रेशर कितना राइज कर जाएगा, वो 7 to 8 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इंक्रीज़ कर जाएगा। तो हम अब इसको डायग्राम के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ था जी आपके पास, ये 50 पे कंसीडर कर लें, 50 था 50। ठीक है, क्योंकि हमने कहा 50 पर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है। यहाँ से शुरू हुआ, प्रेशर इज़ लो। ठीक है, प्रेशर थोड़ा ही है, 7 से 8 तक रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो बढ़ा ये आपका 120 तक, ये देखें। अब यहाँ पर क्या होगा, आपके पास माइट्रल वॉल्व क्लोज हो जाएगा। यहाँ ओपन था, यहाँ क्लोज हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर भी थोड़ा सा बढ़ गया 7 से 8 मिलीमीटर। और जो आपका जो डायस्टोलिक वॉल्यूम था, पहले सिस्टोलिक था, फिर वो डायस्टोलिक में जब चेंज हुआ तो 50 से 120 मिलीलीटर में चेंज हो गया वॉल्यूम उसका। ठीक है, वो बढ़ गया। तो ये कौन सा फेज़ था, फिलिंग फेज़ था। अब आते हैं फेज़ नंबर 2 पर। फेज़ नंबर 2 जो है आपका आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन फेज़ है। इसके अंदर क्या होगा कि आपका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम सेम रहेगा क्योंकि दोनों वॉल्व क्लोज है, माइट्रल वॉल्व भी क्लोज है, आयोटिक वॉल्व भी क्लोज है। ठीक है, वॉल्यूम सेम है लेकिन प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। तो ये आपको डायग्राम के ज़रिए रिप्रेजेंट किया हुआ। और ये प्रेशर कितने के इक्वल हो जाएगा, 18 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के इक्वल हो जाएगा, जो किसको ओपन करवा देगा, आयोटिक वॉल्व को क्लोज ओपन करवा देगा। तो ये देखें, ये आपका यहाँ जाके आयोटिक वॉल्व ओपन हो गया। ठीक है, और ये आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन। ठीक है, ये आपको रिप्रेजेंट हो गया यहाँ पे। उसके बाद अब आपके पास आता है फेज़ 3। फेज़ 3 में आपने याद रखना है कि इजेक्शन फेज़ है। इजेक्शन फेज़ में क्या है कि रैपिड इजेक्शन होगी, मतलब कि आपका वॉल्यूम कम हो जाएगा क्योंकि जैसे ही आयोटिक वॉल्व ओपन होगा तो आयोटा के अंदर एंटर होना शुरू हो जाएगा ब्लड। ठीक है, वॉल्यूम कम हो जाएगा और जो प्रेशर है वो स्टिल जो है वो बढ़ रहा होगा किसके अंदर, वेंट्रिकल्स के अंदर। ठीक है, वेंट्रिकल्स के अंदर स्टिल जो आपका प्रेशर है वो बढ़ रहा होगा। तो आप इसको डायग्राम के जरिए रिप्रेजेंट कर देते हैं। वो मैक्सिमम पर ज़्यादा चले जाएगा। ठीक है, और एक पॉइंट आएगा जहाँ आयोटिक वॉल्व दोबारा जो है वो क्लोज हो जाएगा। देखिए, ये आपका प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा राइज कर गया। और ये कौन सा था, पीरियड ऑफ इजेक्शन था, 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक हो गया, तो आपका ये बढ़ गया, आयोटिक वॉल्व जो है क्लोज हो जाएगा। अब हम और आपका वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो गया, डिक्रीज़ कर गया। ठीक है, अब लास्ट फेज़ है। लास्ट फेज़ कौन सा, कि आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज़ है।
इसके अंदर दोबारा जो है आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज के अंदर क्या है कि प्रेशर आपका फेज नंबर 4 है, तो आपका वॉल्यूम बढ़ है और जो आपका प्रेशर है वो कम हो गया। ठीक है, प्रेशर कम हो गया और जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक है, होप्स हो कि आपको ये सारा समझ आ गया होगा। प्रेशर भी जो है इसमें आपने याद रखना, ये गलती होगी हमसे कि वॉल्व जो है आयोटिक वॉल्व भी क्लोज हो गया। ठीक है, और जो वेंट्रिकल्स का वॉल्यूम है ना उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, वॉल्यूम के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ प्रेशर का चेंज आएगा, प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगा, ये सेम रह जाएगा। ठीक है, अगर आपको कार्डिक वॉल्यूम जो है वो मुझे लगता है समझ आ गया होगा, कार्डिक वर्क आउटपुट। अब हम देख लेते हैं जी कंसेप्ट ऑफ प्री लोड एंड आफ्टर लोड। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं प्री लोड और आफ्टर लोड। प्री लोड के बारे में आपने याद रखना है कि जब एक मसल है उसके ऊपर आपने प्रेशर लगाया, मतलब कि उसके अंदर जो है वो वॉल्यूम लगा, उसके ऊपर प्रेशर लगा, तो उससे क्या होगा कि जो टेंशन है ना, टेंशन जो है मसल की टेंशन जो है वो मसल के ऊपर अप्लाई हुई। ठीक है, मसल के ऊपर जो आपका हार्ट कार्डिक मसल है उसके ऊपर टेंशन अप्लाई हुई, जब वो कंट्रैक्ट करना शुरू करेगा। ठीक है, तो इसको आप क्या कहेंगे, प्री लोड कहेंगे, प्री लोड। ठीक है, और प्री लोड जो है इसको आपने याद रखने की ये होता है एंड सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, और आपने इसके बारे में याद रखना है कि ये जो होता है ये फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स के दरमियान होता है, जब एंड ये तब होगा जब फिल हो जाएंगे वेंट्रिकल्स अच्छी तरीके से। प्रीलोड आपको समझ आ गया कि वो टेंशन जो मसल के ऊपर लग रही है, ठीक है, उसको आप प्रीलोड कहेंगे। ठीक है, और अब देख लेते हैं हम आफ्टर लोड। आफ्टर लोड आपने याद रखना है कि अगर एक जो टेंशन लगाने वाला एजेंट है, मतलब कि जो लोड लगा रहा है, ठीक है, मसल के ऊपर कंट्रैक्टाइल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, उसको आप, ये एजेंट होता है, मतलब कि जो एक्सर्ट कर रहा है फोर्स, इसको आप जो है वो कहेंगे आफ्टर लोड। ठीक है, और ये जो है वो सिस्टोलिक प्रेशर के रिलेटेड है। ठीक है, और ये तब होता है कि जब आपका जो फीलिंग होती है, मतलब कि प्रेशर जो है वो आयोटा के अंदर आ रहा होता है वेंट्रिकल से। ठीक है, वेंट्रिकल से क्योंकि एंड सिस्टोलिक है ना, सिस्टोलिक में क्या था कि वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करेंगे और ब्लड जो है वो निकाल के आयोटा में फेंक देंगे, तो वो कहते हैं कि वेंट्रिकल से आयोटा के अंदर ब्लड आ रहा होगा, तब ये आफ्टर लोड होगी। ठीक है, प्री लोड और आफ्टर लोड आपको मुझे लगता है कि समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हम जल्दी से देख लेते हैं एनर्जी, जो केमिकल एनर्जी वगैरह कार्डिक मसल्स के अंदर यूटिलाइज होती है, कार्डिक एनर्जी जो यूटिलाइज होगी। ठीक है, आपने याद रखना है कि 70% जो एनर्जी आती है, 70 से 90% वो ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म के ज़रिए आती है, और जो आपके पास 10 से 30 तक है ये न्यूट्रिटिव प्रोडक्ट्स वगैरह जैसे ग्लूकोज या ग्लैक्टोज वगैरह से आती है। ठीक है, उसके बाद आपने जो बात याद रखनी वो ये है कि टेंशन टाइम इंडेक्स क्या होता है। टेंशन टाइम इंडेक्स वो कहते हैं कि एनर्जी ऑक्सीजन कंजप्शन कि ऑक्सीजन कितनी यूज़ हो रही है वो किस पे डिपेंड करती है कि जो टेंशन लग रही है, जो टेंशन मसल्स पे लग रही है, हार्ट के मसल्स पे कंट्रैक्शन के दरमियान, और उसको जो है वो आपने मल्टीप्लाई करना है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ कि कितनी देर के लिए लग रही है टेंशन, इसको आप टेंशन टाइम इंडेक्स कहते हैं। ऑक्सीजन कंजप्शन कितनी हो रही है, टेंशन कितनी लग रही है मसल्स पे, टेंशन ऑन मसल्स मल्टीप्लाई बाय ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर टेंशन, इसको आप टेंशन टाइम इंडेक्स कहते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ होती है आपके पास कि जो आप देखना चाहते हैं कि कितनी ज़्यादा जो है एनर्जी एक्सपेंड करती है, मतलब बहुत ज़्यादा केमिकल एनर्जी जो है वो एक्सपेंड होती है नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर के अंदर जब वेंट्रिकल्स डायलेट हो रहे थे। क्यों? क्योंकि जो टेंशन होती है कंट्रैक्शन के दरमियान ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के,
और डायामीटर ऑफ वेंट्रिकल्स। जितना ज़्यादा डायामीटर होगा उतना ज़्यादा प्रेशर होगा, उतनी ज़्यादा टेंशन होगी, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा टेंशन होगी, ठीक है। अब यहाँ देख लें कि इसमें ये था कि टेंशन जितनी ज़्यादा मसल पे लगेगी जितने ज़्यादा टाइम की लगेगी उतना ज़्यादा जो है वो ऑक्सीजन कंजप्शन होगी, ठीक है। होप्स हो कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि एफिशिएंसी ऑफ द कार्डिक कंट्रैक्शन क्या होती है। एफिशिएंसी आपने याद रखना है कि जो एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी के बारे में याद रखना है कि जितना वर्क जो कार्डिक कंट्रैक्शन के अंदर जो है वो परफॉर्म होता है, वो उसमें से कुछ हिस्सा काफ़ी हिस्सा जो है वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ हिस्सा जो है वो वर्क या यूटिलाइज होता है एनर्जी के तौर पर, ठीक है। इसके अंदर अब आपने याद रखना है कि एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क ओवर एनर्जी, ठीक है। ये जो है वो आपके पास क्या होती है, वर्क ओवर एनर्जी इज इक्वल टू एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी मैक्सिमम जो हार्ट की होती है वो कितनी होती है, 20 या 25 होती है %, ठीक है। और एक बंदा जिसके अंदर हार्ट फेलियर हो या हार्ट का कोई प्रॉब्लम हो, उसके अंदर जो है 5 से 10 तक डिक्रीज़ कर जाती है। अब हम देख लेते हैं फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज़्म को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब ये फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ मैकेनिज्म समझने से कुछ चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए। वो ये है कि जो जितना ब्लड जो है वो हार्ट पंप कर रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा होता है, वीनस रिटर्न पे, कि कितना उसके अंदर हार्ट के अंदर एंटर हो रहा है ब्लड, ठीक है। अब वीनस रिटर्न कैसे होता है कि हर एक जो पेरिफेरल टिश्यूज़ हैं वो अपनी ब्लड फ्लो को कंट्रोल करते हैं, और इन्होंने ये सारा जो ब्लड है इसका मजमुआ बनाकर जो है वो वेन्स में भेज देना है। वेन्स ने आगे इसको जो है वो ब्लड जो है उसको पंप करना हार्ट के अंदर, टिश्यू से किधर आया, वेन्स के अंदर, वेन्स से आया आपके पास हार्ट के अंदर, हार्ट में भी कौन सा, राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से भी इसने जो है वो आर्टरीज़ के ज़रिए जो है वो किधर जाना है, सर्कुलेशन में चले जाना, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज़्म क्या कहते हैं। फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज़्म क्या है कि जैसे देखें हमारे एक जब भी हार्ट के अंदर इतना ज़्यादा जो वॉल्यूम है ब्लड का वो पंप होता है, तो ऐसा क्यों लगता है कि ब्लड जो है वो सही वो क्या नाम है, कंट्रोल हो जाता है। ब्लड इतना ज़्यादा जो कंट्रोल कैसे हो जाता है, ये फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज़्म कंट्रोल करता है। इसके बारे में क्या है कि एक मसल हार्ट का जो है वो कंट्रैक्ट करता है, स्ट्रेच करता है जब फिलिंग होती है, ठीक है। तो ग्रेटर फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन होगी, कंट्रैक्शन की फोर्स भी बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके अलावा ब्लड पंपिंग की क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। और इसके अंदर आपने ये याद रखना है कि हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है फिजियोलॉजिकल लिमिट्स के अंदर। जो ब्लड आपको वेन्स के ज़रिए आ रहा है हार्ट उसको पंप करता है आगे, ठीक है। तो आपने याद रखना है जब भी कोई फोर्स ऑफ स्ट्रेचिंग बढ़ जाती है, वैसे जैसे देखिए वॉल्यूम अंदर आया, फोर्स ऑफ स्ट्रेचिंग बढ़ गई, इसकी वजह से फोर्स ऑफ स्ट्रेच जैसे वो स्ट्रेच करेगा तो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ेगी, ब्लड पंप होगा और ब्लड जो है वो आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। इसको आप फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ कहते हैं। अब इसके मुताबिक क्या है कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ब्लड जो फ्लो कर होते हैं वेंट्रिकल्स के अंदर, ठीक है। तो वो कहते हैं कि कार्डिक मसल्स जो है उनके अंदर जो वो स्ट्रेच हो जाता है, उनकी लेंथ जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। और वो क्या कहते हैं कि मसल्स जो हैं वो कंट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि एक्टिन और मायोसिन जो है वो अपनी फुल ऑप्टिमल कंट्रैक्शन की जो ऑप्टिमल फोर्स की तरफ जो है वो रीच कर जाते हैं, ठीक है। डिग्री ऑफ ओवरलैप रीच कर जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपने याद रखना है कि जो वेंट्रिकल्स होते हैं इंक्रीज उनकी पंपिंग की वजह से जो है वो एक्स्ट्रा ब्लड वो किधर भेज देते हैं, आर्टरीज वगैरह में भेज देते हैं। दूसरी वजह हो सकती है कि लेंथ वगैरह जो है वो बढ़ना, मसल की लेंथ वगैरह उनकी ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि कंट्रोल आपका जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स जो है वो कंट्रोल कैसे कर रही हैं हार्ट की रेट को। ओके, अब हम देखते हैं कंट्रोल ऑफ हार्ट की इफेक्टिवनेस को कौन कौन चीज़ें कितनी चीज़ें कंट्रोल करती हैं। सबसे पहले आपने याद रखना सिंपैथेटिक नर्व्स कंट्रोल करती हैं और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स कंट्रोल करती हैं।
ठीक है। अब सिंपथेटिक ने जो है वो क्या करनी है, कंट्रैक्शन बढ़ानी है हार्ट की और आउटपुट हार्ट का इंक्रीज करना है, जबकि पैरासिम्पथेटिक ने कंट्रैक्शन जो है वो कम करनी है और आउटपुट जो है हार्ट का वो भी कम करनी है। ठीक है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सिंपथेटिक नर्व्स का आपने याद रखना है कि इसने जो बीट है, हार्ट रेट जो है उसको इसने बढ़ा देना है। हार्ट रेट पहले कितना है, नॉर्मल 70 बीट्स पर मिनट होता है, 72 बीट्स, उसने उसको कितना बढ़ा देना है, 180 से 200 और इससे भी ज़्यादा कभी कभी कर देते हैं। ठीक है। तो वो कहते हैं कि इससे क्या होगा कि जब भी आपकी सिंपथेटिक स्टिमुलेशन होगी उससे क्या होगी, कंट्रैक्शन बढ़ेगी, हार्ट की पंपिंग बढ़ जाएगी। ठीक है। वॉल्यूम जो हार्ट के अंदर जो वॉल्यूम ऑफ मतलब ब्लड जो पंप हो रहा था वो बढ़ जाएगा। ठीक है। उसके अलावा इजेक्शन प्रेशर बढ़ जाएगा। उसके अलावा आपने याद रखना है कि जो कार्डिक आउटपुट है वो बढ़ जाएगा। अगर कोई डिजीज़ की वजह से कार्डिक सिंपथेटिक नर्व जो है वो स्टिमुलेट नहीं हो पा रही हैं, उसकी वजह से क्या होगा कि हार्ट रेट भी कम हो जाएगा, हार्ट की पंपिंग कम, वॉल्यूम कम, इजेक्शन प्रेशर कम, कार्डिक आउटपुट कम, कंट्रैक्शन कम। ठीक है। तो आपने याद रखना है कि नॉर्मली जो अगर ये स्टिमुलेट ना भी हो आपकी सिंपथेटिक नर्व्स तो 30% जो है वो जो हार्ट की पंपिंग जो है वो मेंटेन रहती है। ठीक है। अगर जो एक्टिविटी ऑफ सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो नॉर्मल से कम हो जाएगा तो इससे क्या होगा कि आपके वेंट्रिकुलर मसल्स की पंपिंग कंट्रैक्शन जो है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है। वो कम हो गई और इसके अलावा कार्डिक पंपिंग कम हो गई और आउटपुट जो है वो कम हो जाएगी। नॉर्मली कितना जाता रहता है ये भी आपने याद रखना, नॉर्मली 30% जो है वो 30% जो है वो पंप होता रहता है, हार्ट की पंपिंग चलती रहती है। ठीक है। पैरासिम्पथेटिक नर्व्स का हमने कह दी थी कंट्रैक्शन कम, आउटपुट कम। और कौन सी नर्व्स जो हैं वो होती हैं, वेगल नर्व्स जो हैं वो आपने याद रखना है कि वो रोल प्ले करती हैं और हार्ट रेट ये कम कर देते हैं। हार्ट रेट जो है इन्होंने कितना कम कर देना है, 20 से 40 बीट्स पर मिनट कर देना है। वैसे अगर ये करना चाहिए तो बहुत ज़ीरो तक भी लेके आ सकती हैं, लेकिन यहाँ जो है वो हार्ट एस्केप कर जाता है, इतनी ज़्यादा नहीं वो उसकी पंपिंग रुक जाती है कि 20 से 40 तक जो है वो रहती है। ठीक है। और कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन हो जाए तो इससे 20 से 30 तक आ जाती है। ठीक है। और अगर ऐसा हो कि आपके एट्रिया के अंदर ये वेगल नर्व ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होती है एट्रिया के अंदर एज़ कम्पेयर टू वेंट्रिकल्स के अंदर कंट्रैक्शन होनी होती है, इसलिए उधर जो है ये नहीं होते। तो ये इस बात का सबूत है कि आपके ये हार्ट रेट को कम करती हैं। पैरासिम्पथेटिक नर्व्स जो हैं हार्ट रेट कम करती हैं, इनका कंट्रैक्शन पे एज सच कोई रोल नहीं है, कंट्रैक्शन पे इतना सच रोल नहीं है। तो इस तरह आपने याद रखने की कि कंट्रैक्शन पे स्लाइड डिक्रीज़ है, हार्ट रेट में ग्रेट डिक्रीज़ है, तो इससे जो है वेंट्रिकुलर पंपिंग जो है वो 50% तक जो है वो कम हो सकती है। तो ये आपका पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक जो नर्व्स की वजह से हार्ट की स्टिमुलेशन है ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम इफेक्ट ऑफ पोटाशियम और कैल्शियम आयंस और टेम्परेचर को देखते हैं कि वो हार्ट की फंक्शनिंग को कैसे इफेक्ट करते हैं। अच्छा, अब आपने याद रखना कि जब भी पोटाशियम आयंस जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे, उससे क्या होगा कि जो हार्ट के मसल्स हैं वो डायलेट कर जाएंगे। ठीक है। उसके अलावा आपने याद रखना कि हार्ट रेट जो है वो कम हो जाएगा और हार्ट फ्लैसिड हो जाएगा। इसके अलावा आपने याद रखना कि उसकी जो रिदम्स हैं उसके अंदर प्रॉब्लम आएगा, रिदम्स जो है वो एबनॉर्मल हो जाएंगी, वीकनेस हो जाएगी हार्ट की। ठीक है। और हार्ट जो अल्टीमेटली ये डेथ कोज करेगा। ठीक है। और ब्लॉकेज हो जाएगी आपके AV बंडल के अंदर। ठीक है। अब इससे क्या होगा कि जो आपका RMP है ये भी कम हो जाएगा, डीपोलराइजेशन ये ज़्यादा करवाएगा, डीपोलराइजेशन ज़्यादा हो जाएगी और इससे नेगेटिविटी जो है वो कम हो जाएगी। जो आपका पोटेंशियल है उसकी नेगेटिविटी कम कर देगा ये। ठीक है। जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल की इंटेंसिटी जो है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है। और हार्ट जो है वो वीक हो जाएगा। ये हमने देख लिया इफेक्ट ऑफ पोटाशियम आयंस। ठीक है। अब हम देखते हैं कैल्शियम आयंस का क्या रोल है। कैल्शियम आयंस का इससे बिल्कुल उल्ट रोल है।
कैल्शियम आयंस अगर ये ज़्यादा हो जाते हैं तो ये हार्ट की कंट्रैक्शन को इंक्रीज़ करवा देंगे, कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट, ठीक है, हार्ट रेट बढ़ा देंगे और हमारी जो बॉडी है इसको नॉर्मल रेट में रखने की पूरी कोशिश करती है कि नॉर्मल रेट में रख सके। अगर कैल्शियम आयंस की जो है वो कमी हो जाएगी, कैल्शियम आयंस कम हो जाते हैं तो इससे हार्ट फ्लैसिड हो जाएगा और इसके सेम इफ़ेक्ट होंगे एज पोटाशियम आयंस के इंक्रीज़ करने के इफेक्ट्स, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है। टेम्परेचर का आपने याद रखना है कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो जाएगा इससे परमीबिलिटी ऑफ आइंस जो है वो बढ़ जाएगी कि वो कार्डिक मसल की मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सके, ठीक है, जिसकी वजह से सेल्फ एक्साइटेशन प्रोसेस जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। उसके अलावा आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हाइपोथर्मिया की वजह से मर जाते हैं, जिनका 60 डिग्री फ़ारेनहाइट से 70 फ़ारेनहाइट तक जो है वो टेम्परेचर चला जाता है और वो डेथ हो जाती है। वो इसी वजह से होती है कि परमीबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हार्ट रेट जो है वो डबल हो जाएगा, हार्ट रेट जो है वो डबल हो जाएगा, जिसकी वजह से ये कंट्रैक्टाइल स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी, हार्ट की कंट्रैक्शन भी वो ज़्यादा करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से वो वीक हो जाएगा हार्ट, ठीक है। तो इस तरह टेम्परेचर का भी इफेक्ट देख लिया। अब हम देखते हैं कि कार्डिक आउटपुट पर क्या एट्रियल प्रेशर का कोई इफेक्ट है, ठीक है। तो आपने याद रखना कि ज़्यादातर जो कार्डिक आउटपुट है, कार्डिक आउटपुट पर इफेक्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है आपका किसका, वो होता है वीनस रिटर्न का, कि कितना वीनस रिटर्न जो है वो हार्ट के अंदर आ रहा है, तो उसकी वजह से जो है वो कार्डिक आउटपुट चेंज हो सकता है। लेकिन अगर एट्रियल प्रेशर की देखें कि एट्रियल प्रेशर जो एओर्टा के अंदर आता है उसका कार्डिक आउटपुट पर ऐसा कोई रोल नहीं है, हद तक अगर वो 60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो है वो उससे ज़्यादा हो जाए तब इफ़ेक्ट आ सकता है, क्योंकि नॉर्मल 80 से 140 तक होता है, तो अगर 160 से ऊपर चला जाए तब जाके कोई इफेक्ट आना शुरू होता है एट्रियल प्रेशर का, कोई कार्डिक आउटपुट पर। वैसे जो है वो वीनस रिटर्न का ज़्यादा रोल है। होप्स हो कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब भी करें अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। थैंक यू।